हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th की यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड के पाठों को, जिसमें हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार की रचना को देखा था। उसी क्रम में बच्चों सुमित्रा नंद पंत जी द्वारा रचित ही एक और व्याख्या, एक और पद्यांश हमें इस पाठ के अंदर देखना है, जो कि है हमारा परिवर्तन। ठीक है बच्चों, क्या देखना है हमें इसी पाठ के अंदर एक और व्याख्या देखनी है, जो कि है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन क्या है बच्चों? परिवर्तन यह हमारा शीर्षक का नाम है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है। उनकी कुछ पद्यांश हमारे बुक में अवतरित हैं, उनकी व्याख्याओं को हम आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग बच्चों परिवर्तन को जानते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से इस शब्द से वाकिफ है कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है। बच्चों देखिए, परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज। आप सभी जानते हैं कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। परिवर्तन जो है यह निरंतर चलता रहता है, ठीक है। आज आप देखोगे तो कोई और कंडीशन है, आज से पहले कोई और कंडीशन थी, और आज के बाद कोई और कंडीशन होगी, कोई और सिचुएशन होगी। तो लगातार हमारे समाज में, हमारे देश में या पूरी पृथ्वी पर परिवर्तन चलायमान रहता है, परिवर्तन लगातार होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है। ठीक बच्चों, तो उसी चेंज के विषय में, उसी परिवर्तन के विषय में हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। उसी के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे हमें परिवर्तन का एक स्वरूप समझाने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है जो परिवर्तन है वह शाश्वत है, ठीक है। जो परिवर्तन है हमारा वह कैसा है? वह शाश्वत है। तो चलिए बच्चों, बिना समय व्यर्थ किए हम अपने पद्यांशों की व्याख्याओं को समझते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे परिवर्तन पद्यांश का जो सबसे पहला पद्यांश है, ठीक है, परिवर्तन शीर्षक का जो हमारा सबसे पहला पद्यांश है वह है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन व सुवर्ण का काल, भूतियों का, ठीक है, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाले, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, ठीक है। स्वर्ग की सुषमा जब सभार, स्वर्ण की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत संगार, स्वर्ण गो के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दूरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू पात। अब यहाँ भी देखिए, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो बातें बताई हैं उनको हम समझते हैं क्या है। पहले से कुछ शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो सबसे पहला शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिखा है पूर्ण पुरातन, ठीक है। पूर्ण पुरातन, वैभवपूर्ण, ठीक है, यानी पूर्ण पुरातन का अर्थ होता है वैभवपूर्ण अतीत, ठीक है। पूर्ण पुरातन का अर्थ होता है वैभवपूर्ण अतीत। सुवर्णकाल यानी स्वर्ण युग, ठीक है। यहाँ पे पूछते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कि जो भारतवर्ष का, ठीक है, जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के वैभवपूर्ण व समृद्धशील अतीत से वर्तमान की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे वर्तमान को, हमारे स्वर्ण, ठीक, वैभवपूर्ण और समृद्धशील जो हमारा समाज था, समय था, उसकी तुलना करते हुए आज पूछते हैं कि आज हमारी जो समृद्धि और वह जो ऐश्वर्य था वह कहाँ गया, ठीक है। आज जो पुराने समय में जो हमारी समृद्धि थी, जो हमारा वैभव था, जो सुवर्ण काल था, जो स्वर्ण युग का काल था, वह कहाँ चला गया, ठीक है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों का अर्थ होता है बच्चों वैभव, और जो वैभवों का, ठीक है, वहाँ समय कहाँ गया जब वैभव चारों ओर, ठीक है, दिगंत, ठीक है, दिगंत का मतलब है दसों दिशाओं में, ठीक है, ये भूतियों का दिगंत, ठीक है। तो जो वैभव थे वो दसों दिशाओं में अपनी छवि जाल फैलाए होते, यानी चारों ओर वैभव ही वैभव फैला हुआ था, वह समय कहाँ गया, ठीक है। पहले लाइन में क्या बताया गया बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी प्रश्न करते हैं कि कहाँ गया
वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, कि वह हमारा जो पूर्ण पुरातन यानी जो हमारा वैभव से भरा हुआ जो अतीत था, जो हमारा स्वर्ण युग था, वह कहाँ चला गया। और वह समय भी कहाँ चला गया जब हमारा यह संपूर्ण देश या जो हमारा भारतवर्ष है, जो दसों दिशाओं में जिसके उस समय केवल वैभव ही वैभव था, वह समय कहाँ चला गया। ठीक, फिर क्या है, ज्योति चुंबित जगती का भाल, ठीक है, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। अब क्या गया, ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती का अर्थ है जगत, कि वह जगत का जो ज्ञान रूपी, ठीक है, ज्ञान रूपी ज्योति से जगमगाता हुआ जो भाल था, जो मस्तक था, वह कहाँ चला गया। यानी कहा जा रहा है कि पुराने समय में, अतीत के समय में जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष का जो ज्ञान विज्ञान था, वह चारों ओर एक प्रकाश की तरीके प्रकाश की तरीके चारों ओर क्या हो रहा था, फैला हुआ था। तो उसी की बात कही जा रही है कि वह ज्योति चुंबित जगती का भाल, कि जो प्रकाश की, जो ज्ञान की ज्योति थी, ठीक है, जो ज्ञान का जो प्रकाश था, जो ज्ञान की ज्योति थी, उस ज्ञान की ज्योति से चुंबित जो जगत का हमारा जो भाल था, ठीक है, चुंबित जो हमारा जगत का भाल था, जो हमारा मस्तक था, वह कहाँ चला गया। ज्योति चुंबित का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश से परिपूर्ण जगमगाता हुआ, ठीक है, प्रकाश से पूर्ण जगमगाता हुआ जो हमारा जगत का अर्थात ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण जगमगाता हुआ जो हमारा मस्तक था, वह कहाँ चला गया। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि मतलब कण कण, और कण कण में जो वसुधा थी हमारी, ठीक है, कि वसुधा के कण कण में यौवन का, ठीक है, वसुधा के कण कण में यौवन का विस्तार हुआ था। यानी जो वसुधा थी वह धन धान्य से, ठीक है, परिपूर्ण थी, सभी वैभवों से परिपूर्ण थी उस समय। तो वह समय कहाँ चला गया, जिस समय वसुधा का कण कण वैभव से परिपूर्ण था, वह समय कहाँ चला गया। ऐसा यहाँ पे प्रश्न कौन कर रहा है, हमारे कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कर रहे हैं। आगे क्या है, स्वर्ग की सुषमा जब सभार धरा पर करती थी अभिसार, कि जो स्वर्ग की सुषमा है, ठीक है, जो स्वर्ग की शोभा है, सुषमा का अर्थ होता है बच्चों शोभा, कि जो स्वर्ग की शोभा है जब साभार आभार के साथ, ठीक है, आभार सहित, जब स्वर्ग की शोभा जो है वह आभार के साथ धरा पर करती थी अभिसार, जब जो स्वर्ग की शोभा है वह धरा के साथ, ठीक है, अभी क्या कह सकते हो कि धरा के साथ आभार सहित क्या करती थी, मिलन करती थी, वह समय कहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पे कविवर सुमित्रानंद पंत जी पूछते हैं कि वह समय कहाँ चला गया जब स्वर्ग की शोभा धरती के साथ आभार सहित मिलन करती थी। आई बात बच्चों समझ में। फिर क्या है, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण गो के गंध विहार। प्रसून का अर्थ होता है पुष्प, तो प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, कि यह जो धरती है उस समय, वह समय कहाँ गया जिस समय धरती का जो श्रृंगार था वह पुष्पों से हमेशा हुआ रहता था, अर्थात चारों मतलब कि हर समय पुष्प जो थे वह खिले हुए रहते थे। स्वर्ण गो के गंध विहार, ठीक है, स्वर्ण गो के गंध विहार, यानी कि जो आपका स्वर्ण गंध अर्थात जो सुनहरे भंवरा था, ठीक है, वह जो सुनहरा भंवरा था वह उन पुष्पों पर उनकी सुगंध को लेने के लिए विहार करता रहता था, उनकी सुगंधों को प्राप्त करने के लिए विहार करता रहता था। वह समय कहाँ चला गया कि जब चारों ओर पुष्पों से पृथ्वी का श्रृंगार हुआ रहता था और जो स्वर्ण भंवरा रहता था, ठीक, वो स्वर्ण भंवरा उन पुष्पों से उनकी सुगंधों को, उनके पराग के कणों को लेने के लिए उन पर विहार करता रहता था। वह समय कहाँ चला गया। आई बात बच्चों समझ में, आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या है, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, कि जो वह समय कहाँ चला गया जिस समय वह समय कहाँ गया जब हमारी जो सृष्टि है उसका प्रथम उद्गार हुआ था, मतलब जब उसने पहली बार कुछ बोला था, गूंज उठे थे बारंबार, और वही बात उसकी बारंबार क्या हो रही थी, गूंज उठ रही थी। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको कि क्या बताया जा रहा है कि वह समय कहाँ चला गया जब, ठीक है, कि कि जब चारों ओर क्या हुआ करता था, यहाँ लिखा है ना
कि गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, कि जब वह स्वर्ण भंवरे, ठीक है, गूंजा करते थे तो उससे जो सृष्टि है उसका क्या होता था, वह उसका प्रथम उद्गार होता था, और वह बारंबार, ठीक है, बारंबार उसका क्या हो जाता था, प्रथम उद्गार हो जाता था। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि सृष्टि भंवरे के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार को व्यक्त करती थी। ठीक है, जो पृथ्वी थी वह भंवरे के रूप में अपने प्रथम उद्गार को घूम घूम कर क्या करती थी, व्यक्त करती थी। फिर क्या है, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, नग्न सुंदरता, और नग्न सुंदरता का अर्थ है यहाँ पे कि वह समय कहाँ गया जिस समय चारों ओर केवल और केवल जो सुंदरता थी वही व्याप्त थी, रिद्धि और सिद्धि अपार, और वह समय कहाँ गया जिस समय हमारे देश में रिद्धि और सिद्धि अपार मात्रा में थी। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कि अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कि जो विश्व का, ठीक है, जो हमारा विश्व है, इस विश्व का जो ये स्वर्ण स्वप्न है, ठीक है, विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। ठीक है, यह जो युग था, यह युग कहाँ गया, जो हमारे विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था, वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा, उल्लास और सौंदर्य से परिपूर्ण था। ठीक है, यहाँ बताया जरा, लिखा है ना कि अय का मतलब होता है अरे, विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कि वह समय कहाँ गया जिस समय हमारी यह जो धरती थी, वह हमारा यह जो पूरी पृथ्वी थी, वह क्या थी, पूरी तरह से विकसित थी, और उसका जो युग था वह स्वर्णिम युग था, और इस संस्कृति का जो प्रथम प्रभात है वह, ठीक है, और यह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा, उल्लास और जीवन से परिपूर्ण था। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगली लाइन क्या है, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात, कि कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कि वेदों में जो सत्यता विख्यात थी वह सत्यता कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे कविवर सुमित्रानंदन पंत जी प्रश्न करते हैं कि वह वेद में विख्यात वो सत्यता, जो ज्ञान है वह कहाँ है। ठीक है, वह कहाँ छिप गया है। दूरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, कि दूरित दुख, ठीक है, जब जिस समय दुख और दूरित अर्थात पाप, ठीक है, कि जब पाप दुख यह सब लोगों को ज्ञात नहीं थे, अपरिचित जरा मरण भूपात, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, मरण का मतलब मृत्यु, भूपात, कि जब लोगों को वह समय कहाँ गया जब लोगों को पाप और दुख ज्ञात नहीं थे, वह समय कहाँ चला गया जब लोग क्या कह सकते हो, जन्म मरण बुढ़ापे से क्या थे, अपरिचित थे। यह सब जो समय था वह कहाँ चला गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों यह जो पंक्ति थी, यह सारी पंक्तियाँ आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर पंक्ति आपको नहीं समझ में आती तो आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको वीडियो समझ में आने लगेगी। ठीक है, पहली मर्तबा में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ बच्चों यह जो पद्यांश था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पद्यांश की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश है प्यारे बच्चों वह है हाय सब मिथ्या बात। क्या है, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, सिर में भरता सूनी सास, वही मधु ऋतु की गूंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचितता में निज तत्काल सिर उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, केचुली कास सिवार। ठीक है, गूंजते हैं सबके जीवन चार, सभी फिर हाहाकार। ठीक है, यहाँ पे और परिवर्तन की बात बताते हुए कहते हैं कि हाय, अरे, ठीक है, हाय सब मिथ्यावाद, मतलब कि मिथ्यावाद का अर्थ है कि अभी जो भी सुमित्रानंद पंत जी ने ऊपर जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को खुद ही देते हुए कहते हैं यार ये जो अभी मैंने बात कही है या सारी की सारी कैसी बातें हैं, यह सब की सब क्या है, मिथ्या बातें। हाँ, सब मिथ्यावाद की जो भी बातें अभी मैंने की हैं वह सब की सब कैसी बातें हैं, मिथ्या बातें हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सास, कि आज का जो समय है, ठीक है, ठीक है, अतीत के समय, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आज का जो समय है, ठीक है, आज का जो समय है उस समय में क्या है, आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ का अर्थ होता है बच्चों सुगंध, और मधुमास, ठीक है, यानी कि
आपका जो वसंत का महीना है, क्यों आज तो सौरभ का मधुमास की आज तो वसंत का महीना है, तो चारों ओर मधुमास है, ठीक है, चारों ओर क्या है, मतलब वसंत का, मधुमास का अर्थ होता है वसंत का महीना, तो आज तो वसंत का महीना है, इसीलिए आज तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैली हुई है, शिशिर में भरता सोने साथ। परंतु जैसे ही शिशिर आती है, जैसे ही ठंड आती है, जाड़ा आता है, वैसे ही यह जो जीवन है, यह जो संसार है, वह सूनी सांसें भरने लगता है, ठीक है। ठंड से लोग, क्योंकि हाड़ कांप जाती है, लोग कांपने लगते हैं, ठीक है, तो यही जो सांसें हैं वह सूनी सांसें हो जाती हैं, सुगंध रहित सांसें हो जाती हैं। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ आई होगी। फिर क्या है, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। अब बताते हैं कि वही मधु ऋतु, कि वही वसंत ऋतु में जो पेड़ों पर गुंजित डाल, यानी पेड़ों पर जो पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों से झुकी थी यौवन के भार। वह पुष्पों से भरी हुई जो डाल थी वह यौवन के कारण क्या हुई थी, झुकी हुई थी, ठीक है। किस ऋतु में, वसंत ऋतु में, ठीक है। अकिंचिता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। और परंतु जैसे ही वह वसंत ऋतु समाप्त होती है, वैसे ही क्या हो जाता है, जो डाल होती है वह पुष्प से खाली हो जाती है, और अकिंचिता वह जो डाल है वह चिंतित हो जाती है, सिहर उठती जीवन है भार, और वह उसी चिंतन में क्या होती है, सिहर उठती है, और वह जो इसका जीवन है अत्यंत भार हो जाता है, अत्यंत भारी हो जाता है, अर्थात उसका जीवन व्यापन करना अत्यंत भारी हो जाता है। आई बात समझ बच्चों यहाँ तक। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी जो स्वर्णिम युग की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि जो स्वर्णिम युग की मैं बात करूँगी तो सब मिथ्या बातें हैं। आज तो वसंत ऋतु का समय है, तो चारों ओर सौरभ ही सौरभ, सुगंध ही सुगंध फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु समाप्त होता है, वैसे ही जैसे ही जाड़ा आता है, वैसे ही चारों ओर सूनी सांसें फैलना शुरू हो जाती है, यानी ठंड से भरी बिना सुगंध की जो सांसें हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वसंत ऋतु समाप्त, जब वसंत ऋतु आता है, जो पुष्पों के पेड़ों की जो डालें हैं वह पुष्प से लदी हो जाती हैं, यौवन से भर जाती हैं। परंतु जैसे ही वसंत ऋतु की समाप्ति होती है, वह डालें फूलों से उन डालों से फूल जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं, और वह जो डाल है उसका जो जीवन है वह चिंता से भर जाता है कि अब वह कैसे जीवित रहेगा बिना पुष्पों के, और वह जो उसका जीवन है वह अत्यंत भारी उसे लगने लगता है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या है, आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, कि आज पावस नद के उद्गार, कि आज पावस बरसाती, ठीक, पावस का अर्थ होता है बरसात, ठीक है, कि आज पावस, ठीक है, आज पावस नद के, नद का अर्थ होता है नदी, तो आज वर्षा ऋतु में जो नदी का है वह उद्गार हो गया, काल के बनते चिन्ह करार। और उसके जैसे ही नदी, आप लोगों को पता है, जैसे नदियां बढ़ती हैं तो वह अत्यंत विकराल रूप धारण कर लेती हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को नष्ट ध्वस्त करते हुए चली जाती हैं। तो उन्हीं बातों को बताते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में नदियां अपना उद्गार कर लेती हैं, नदियां अपना विस्तार बढ़ा लेती हैं, तो वह क्या होती है, काल के बनते चिन्ह करा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वैसे वैसे काल का जो चिन्ह है, ठीक है, काल का यानी मृत्यु का जो पद चिन्ह है वह उसी तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे परिवर्तन बताया जा रहा है कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता है, हमेशा समय में परिवर्तन होता रहता है। आई बात समझ बच्चे। फिर क्या है, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल, जैसे ही जब प्रातःकाल होता है तो जो स्वर्णिम सूर्य उगता है, ठीक है, तो वह क्या करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही दोपहर हो जाती है, संध्या हो जाती है, ठीक है, तो यह जो दोपहर का सूर्य होता है यह हमें जलाने लगता है। तो यही बताया गया है कि आप समय को देखो तो समय परिवर्तन लगातार हो रहा है, कि एक बार जब प्रातःकाल का जो सूर्य है वह सूर्य हमें शीतलता प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वो सूर्य हो जाता है वैसे ही वह हमें जलाना शुरू कर देता है। फिर क्या है, अखिल यौवन के रंग उभार, ठीक है, अखिल यानी चारों, कह सकते हो कि संपूर्ण, ठीक है, यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल, कि जब यौवन होता है, जब जवानी होती है, ठीक है, तो संपूर्ण मतलब संपूर्ण यौवन के रंग उभार, तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो रंग है, जो ढंग है, वह क्या होता है, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि सुव्यवस्थित में सुदृढ़ रहता है, ठीक है, हड्डियों के हिलते कंकाल, ठीक है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है वैसे ही हमारी हड्डियां हैं, हमारे जो कंकाल हैं वह हिलने डुलने लगते हैं। कंचों के चिकने काले व्याल, ठीक है, कंच अर्थात केस होता है, ठीक है, जो हमारे काले काले चिकने बाल हैं और काले व्याल, ठीक है, और वह भी हमारे कैसे लगते हैं, व्याल अर्थात होता है केचुली, वह भी सर्प के द्वारा छोड़ी गई केचुली के समान दिखाई देने लगते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप जवान रहते हो तो आप
आपका जो रंग रूप और जो शक्ति होती है वह बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जैसे ही आपको बुढ़ापा आता है तो आपका रंग रूप शक्ति, आपके बालों का रंग कैसा हो जाता है, सर्प द्वारा छोड़ी गई केचुली के समान हो जाता है। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, काले व्याल केचुली का सिवार, ठीक है, कि केचुली के समान क्या होता है, वह अपने सिवार यानी काई वाली घास, ठीक है, काई वाली केचुली, और जो हमारे बाल हैं वह केचुली के समान दिखाई देने लगते हैं, केचुली के समान हो जाते हैं। ठीक है, व्याल का अर्थ होता है सर्प, ठीक है, काले व्याल, काल मतलब समझ जाएंगे, व्याल का अर्थ होता है सर्प। तो कंचों के चिकने काले व्याल, जब आप यौवन अवस्था में होते हैं, जब आप जवान रहते हैं तो आपके जो केस होते हैं वह सर्प के समान काले होते हैं, परंतु जैसे ही हमारा बुढ़ापा आता है तो केचुली का सिवार, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो जो हमारे केस हैं वह केस हमारे के सर्प द्वारा छोड़ी गई केचुली और जो काई होती है, काई वाली जो घास होती है, उस काई वाली घास के समान हो जाती है। ठीक है, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, ये सभी के 4 दिन के ही सुख होते हैं उन्हें, ठीक है, उन 4 दिन के सुख के पश्चात फिर दुख का हाहाकार चारों ओर फैल जाता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यह जो पद्यांश है आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है हमारा, आज बचपन का कोमल गाता, ठीक है, आज बचपन का कोमल गात, सॉरी गाता नहीं गात है, यहाँ में स्प्रिंट है, तो आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिम जल हास, उड़ा देता निश्वास समीर। ठीक है, शरत भौहों का सरदाकस, घेर लेते घन घीर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह की कल्प अपार। अब यहाँ पे फिर से क्या कह सकते हैं, हमारे परिवर्तन की बातों को करते हुए हमारे श्वेतानंदन पंत जी कहते हैं क्या है कि आज बचपन का कोमल गात, तो आज तो हमारी जो शरीर है वह हमारा गात का अर्थ होता है शरीर, या आज तो हमारे पास बचपन की गात है, तो हमारा जो शरीर है वह बचपन का शरीर है, जरा का पीलापन। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा यही शरीर, जो सुंदर शरीर है, जो बचपन में अत्यंत आकर्षक था, वह बुढ़ापे में पीला पड़ जाता है। ठीक है, यह परिवर्तन की मार है। इससे पता चलता है कि परिवर्तन लगातार चलता रहता है बच्चों। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, और जो सुखद चांदनी रात है, ठीक है, जो सुख की रात है वह केवल 4 दिन की होती है, उसके बाद फिर केवल अंधकार ही अंधकार होता है। ठीक है, शिशिर सा झर नैनों का नीर, ये वर्षा ऋतु, सॉरी, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलसा देते गालों की फूल, कि जब शरद ऋतु में, ठीक है, जब शरद ऋतु में, ठीक है, शिशिर का अर्थ होता है शरद ऋतु, जब शरद ऋतु में यानी ठंड में जब नैनों से, झर नैनों का नीर, जब नैनों से क्या झरते हैं, नीर झरते हैं अर्थात आंसू निकलते हैं, झुलस देता गालों के फूल, वह गाल रूपी फूलों को क्या कर देते हैं, झुलसा देते हैं, ठंड से जला देते हैं। ठीक है, यहाँ परिवर्तन को बताया जा रहा है कि कैसे शरद ऋतु में नेत्रों से निकलने वाले जो अश्रु हैं वह हमारे गाल रूपी, ठीक है, गालों रूपी पुष्पों को क्या कर देते हैं, झुलसा देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल, जब हम जवान होते हैं, जब हम यौवन अवस्था में होते हैं, तो जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, ठीक है, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, ठीक है, उधर अधर जाते अधरों को भूल, कि उस समय वह जो चुंबन होता है, ठीक है, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वह चुंबन के लिए क्या रहते हैं, अधीर रहते हैं, एक दूसरे से मिलन के लिए अधीर होते हैं, परंतु जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है अधर जाते अधरों को भूल, जो अधर हैं, ठीक है, आपके जो होठ हैं वह भी अधरों को अर्थात चुंबन को भूल जाते हैं, कि जब तक आप जवान हो तब तक आपको क्या है, चुंबन की अधीरता रहती है, परंतु जैसे ही आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हो वैसे ही यह जो होठ है वह अपनी प्रेमिका के होठों को भूल जाते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन है, यह शाश्वत है। देखिए आप परिवर्तन की बात कैसे समझ रहे हैं। आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको पद्यांश अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, आगे क्या है आपका देखो, तो मृदुल होठों का हिम जल आस, उड़ जाता निश्वास समीर, ये मृदुल होठों का जो कोमल होठ है का हिमजाल, हिमजल हास, हिमजल अर्थात जैसे कि पेड़ के पत्तों पर, ठीक है, जब हिमजल, ठीक है,
ओस की बूंदें, ठीक है, हिमजल का अर्थ है ओस की बूंदें, जब पत्तों पर ओस की बूंदें गिरती रहती हैं तो जो पत्ता है वह अत्यंत चमकीला प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जब हम जवान होते हैं तो जो हमारे होठ होते हैं वह अत्यंत आकर्षक होते हैं, चमकते रहते हैं। उड़ जाता निश्वास समीर, ठीक है, शरत भाव, ठीक है, उड़ा जाता निश्वास समीर। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो उस होठ के, ठीक है, उन होठों के निश्वास समीर, ठीक है, उन होठों की जो चमक होती है वह ठंड के कारण समाप्त हो जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ आ रही होगी बात समझ में। फिर क्या है, शरद भावों का सरदा कस घेर लेते घन घिर गंभीर। ये शरद भाव है, जब आप यौवन अवस्था में होते हो तो आपकी जो भवें हैं सरदाकश, ठीक है, ऊपर की ओर उठी रहती हैं, ठीक है, यानी कि जब शरद ऋतु का जो स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है, शरद ऋतु का जो स्वच्छ आकाश होता है, साफ आकाश होता है, उसी के समान आपकी यौवन अवस्था में जो भवें होती हैं वह उठी रहती हैं, साफ रहती हैं। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है उसी वैसे ही आप क्या होते, घेर लेते घन घीर गंभीर, आपकी जो भवें हैं वह क्या होती हैं, नीचे की ओर झुक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश को बादल घेर लेते हैं, उसी प्रकार से आपकी जो भवें हैं वह क्या हो जाती हैं, नीचे की ओर घिर जाती हैं, नीचे की ओर गिर जाती हैं। ठीक, फिर क्या है, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़वाता अधर मधुर संयोग, कि जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो उनका जो मिलन का संयोग होता है वह अत्यंत सुखमय होता है। लेकिन जैसे ही वह मिलन उनका खत्म होता है और तो क्या होता है, शून्य सांसों का विधुर वियोग, तो वह जो पल होता है वह वियोग का पल हो जाता है, विधुर और वियोग का समय हो जाता है। ठीक है, उस समय जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वह अत्यंत वियोग में रहते हैं। ठीक है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, कि और उस वियोग के कारण उन्होंने जो मधुर संयोग किया था, ठीक है, जो उनका मधुर संयोग हुआ था उसे वह क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि जब प्रेमी और प्रेमिका का क्या होता है, वियोग होता है, उसके बाद उस वियोग के कारण जो उनका संयोग हुआ था, जो संयोग के पल थे, जो स्वर्णिम पल थे, उनको वह क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ रहे होंगे आपको। आगे क्या है हमारा, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। और यहाँ पे स्मितानंद पंत जी कहते हैं कि जो हमारे मिलन के पल हैं, ठीक है, जो मिलन के पल हैं वह मिलन के पल केवल दो चार दिन के हैं, उसके बाद विरह के कल्प अपार, जो वियोग के पल हैं, जो विरह के पल हैं वह अत्यंत अपार हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों, परिवर्तन के इस भाग में हम परिवर्तन की व्याख्या को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम परिवर्तन की बाकी बची हुई व्याख्याओं को देखेंगे और समझेंगे। आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको पद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर पद्यांश समझ में आया हो तो पद्यांश को लाइक करें, पद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले बिल्कुल पहले। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ आज की इस भाग में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले भाग में जिसमें हम बची हुई व्याख्याओं को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।